नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। आज हम वीडियो लाए हैं ऑन्कोलॉजी के पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम चाहे नॉर्सेट हो, जिपमेर हो, टीएमसी का हो या फिर DSSB हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स में से जो हम दे रहे हैं, ला रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन को करके जाएंगे तो इनसे बाहर कहीं से भी ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपने हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और उसे ज्वाइन कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड इज, कि दुनिया भर में मोस्ट कॉमनली वुमेन में कौन सा कैंसर कॉमन होता है। मेलेनोमा होता है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है या कार्सिनोमा ऑफ लंग होता है। तो ध्यान रखने का, बात चाहे वर्ल्ड की आ जाए या इंडिया की आ जाए तो दोनों का आंसर ही क्या होगा, आपका ऑप्शन बी, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ठीक है, कि ब्रेस्ट का कैंसर कॉमन होता है। बट एक बात और, अगर इसमें पूछा जाए कि सेकंड प्रायोरिटी की बेसिस पे, तो सेकंड प्रायोरिटी की बेसिस पे वर्ल्ड और इंडिया का अलग होता है। वर्ल्ड में ज़्यादातर कोलोरेक्टम कैंसर जो होता है, कैंसर ऑफ कोलोरेक्टम, ये होता है। बट इंडिया की बात की जाए तो सर्विक्स नहीं है ऑप्शन में, तो यूट्रस। ठीक है, ये ऑप्शन में करेक्ट होगा सेकंड प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग दिस विच ड्रग इज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन। देखो इसमें बात की जाए सेल स्पेसिफिक की, देखो कीमोथेरेपी की बात की जाए ना तो दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है सेल स्पेसिफिक और एक होता है सेल नॉन स्पेसिफिक। मतलब सेल स्पेसिफिक मतलब जो सेल साइकिल जो होती है, ठीक है, जो सेल साइकिल होती है किसी भी एक सेल की, है ना, उसको डैमेज कर देना। और सेल्स नॉन स्पेसिफिक मतलब जो उसके डीएनए या उसके आरएनए को उस पर इफेक्ट करती है और सेल को मार देती है। ठीक है, अब बात की जाए कि इनमें से कौन सी सेल स्पेसिफिक एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन है। सिस्प्लेटिन, मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोफोस्फोमाइड और क्लोराम्बियोसिल। देखो क्लोराम्बियोसिल, साइक्लोफोस्फोमाइड और सिस्प्लेटिन ये तीनों ही कौन सी नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये डीएनए और उसके आरएनए पे इफेक्ट डालती हैं सेल के और उसको ख़त्म करती हैं। मिथोट्रेक्सेट जो है ये एक सेल साइकिल वाली है, कि जो सेल जो साइकिल होती है उस पर इफेक्ट करती है। चलिए मिथोट्रेक्सेट की और हम कुछ बातें करें जाएँ। ध्यान रखना, मिथोट्रेक्सेट जो किस कैटेगरी में आती है, तो ये आती है फॉलिक एसिड इनहिबिटर। जो ये कैटेगरी होती है कि ये फॉलिक एसिड जो होता है ना सेल को, उसकी कमी कर देती है। उस वजह से आप सबको पता है कि फॉलिक एसिड सेल की ग्रोथ के लिए काम आता है, तो सेल की ग्रोथ उस चीज़ से, सेल की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक और चीज़ क्या, कि मिथोट्रेक्सेट जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की और किसकी, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की। ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक है, और एक चीज़ कि मेथोट्रेक्सेट जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, ये फोटो सेंसिटिविटी कराती है। इस बात का ध्यान रखना, फोटो सेंसिटिविटी करवाती है। ठीक है, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना है तो साफ सीधी बात है, जब ये फॉलिक एसिड को कम कर देगी तो हमें फॉलिक एसिड ही देना है। जैसे कि फॉलिनिक एसिड करके जो वो आती है मेडिसिन, वो हम दे सकते हैं इसमें। साथ में इसकी मेथोट्रेक्सेट जो फॉलिक एसिड इनहिबिटर जो कैटेगरी है उसमें और कौन सी मेडिसिन आती हैं, फ्लूरो यूनिसेल, है ना, या आपका साइटाराबिन, ये दो मेडिसिन इसमें भी आती हैं। ठीक है, इनका साइड इफेक्ट में अगर एक छोटी सी बात बताऊं तो फ्लोरोयूनिसेल, ध्यान रखना, ये आपका सेरेब्रल डैमेज करवाती है। साथ में सेरेब्रल डैमेज साइटाराबिन भी कराती है, मगर वो उसके माइनर में आता है और ये इसके मेजर सिम्टम्स में साइड इफेक्ट में आता है। ठीक है, साइटाराबिन के मेजर जो साइड इफेक्ट्स होता है वो मेनली होता है आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वॉज प्रपोज्ड बाय, कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कीमोथेरेपी का वो किसके द्वारा किया गया था। तो इनमें से किसके द्वारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कीमोथेरेपी का वो प्रपोज किया गया था। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जोसेफ लिसर ने इसका प्रपोज किया था। साथ में अगर एक बात और ध्यान रखना, अगर पॉल एरेज की बात आ जाए तो ये क्या थे, इसको बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि इन्होंने ही कॉइन किया था सबसे पहले कीमोथेरेपी का नेम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आप दोस्तों मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप अपने साथ नोट्स रखिए, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वो सब आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स, कि लैरिंग्स में कैंसर है उसके लिए एक्सटर्नल रेडिएशन दी जा रही है। तो उसमें मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी डिस्पनिया, ऑप्शन सी सोल थ्रोट या फिर ऑप्शन डी डायरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोल थ्रोट। ध्यान रखना एक्सटर्नल रेडिएशन में हमेशा कैंसर ऑफ लैरिंग्स की बात की जाए तो सोल थ्रोट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, बाकी अगर कैंसर ऑफ लैरिंग्स को छोड़ के एक्सटर्नल रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए ना, तो जैसे कि स्किन चेंजेस, ठीक है, इरिटेशन या फिर फैटिग हो गया, है ना, एलोपेशिया हो गया, तो ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक बात और वो दोस्तों कि एक्सटर्नल रेडिएशन को हम नेम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? टेलीथेरेपी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेलीथेरेपी इसको बोलते हैं। और बात की जाए इंटरनल जो रेडिएशन होती है उसको बोलती हैं ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए बेस्ट मेथड जो होता है स्क्रीनिंग का सर्वाइकल कैंसर के लिए वो क्या होगा? पेप्समियर होगा, कोल्पोस्कोपी, बायोप्सी होगा, एचपीवी वैक्सीन होगा या फिर हेल्थ एजुकेशन होगा। देखो एचपीवी जो वैक्सीन होता है वो स्क्रीनिंग में नहीं आता, वो आपका उसको बचाव करने के लिए आ जाएगा कि वो हो ही ना सर्वाइकल कैंसर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्समियर। ठीक है, पेप्समियर की मैंने आपको पहले भी कुछ बातें बता रखी हैं लास्ट वीडियोस में, अभी भी ये बताता हूँ कि क्या पेप्समियर की कुछ क्या बातें हैं कि ये एनुअली होता है। ठीक है, एनुअली या ईयरली होता है। साथ में 3 ईयर आफ्टर मैरिज या फिर 3 ईयर आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए, या फिर 21 एज के बाद इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। 21 या 21 एज के बाद इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ईयरली और उसका चेकअप होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी मेटास्टेसिस की? मेटास्टेसिस मतलब जो कैंसर फैलता है ना, लंग्स होगा, लिवर होगा, बोन होगा या ब्रेन होगा। तो ध्यान रखना इसका मोस्ट कॉमन साइट बोन होता है। और अगर उसके सेकंड की बात की जाए कि सेकंड कॉमन साइट क्या होगी, तब वो आएगा आपका लंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूं। अदर की बात करें अगर हम, मोस्ट कॉमन साइट अगर बोले जाए मेटास्टेसिस का मोस्ट कॉमन साइट कॉमनली बात जो होती है ना, ध्यान रखना लंग्स होता है। लंग्स जो है मोस्ट कॉमन साइट होती है मेटास्टेसिस की। मोस्ट कॉमन रूट अगर पूछा जाए कि रूट किस रूट से मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली होता है, तो ध्यान रखना वो उसका ऑप्शन है, उसका आंसर है ब्लड। और मोस्ट ससेप्टिबल रूट जो होता है ना, वो होता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके थ्रू फैल सकता है। और एक चीज़ क्या कि अगर कोलोन कैंसर होता है, कोलोन कैंसर में मोस्ट कॉमन अगर ऑर्गन पूछा जाए कि उस या मेटास्टेसिस कहाँ पे होता है ना, तो उसका आंसर आएगा लिवर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन में मैंने 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी? ओवरी के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है? तो हम सबको पता है CA 125 होता है। ठीक है, ध्यान रखना अगर देखो
कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की भी बात की जाए तो भी CA 125 इसमें ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अगर बाकी कोई ऑप्शन ना हो, या फिर कैंसर ऑफ जो सर्वाइकल होता है उसके लिए क्या एक और क्या होता है, CA 16 जो होता है वो भी मार्कर इसमें मान सकते हैं। अच्छा, जब ओवरी और सर्विस की बात कर ही रही है तो हम ब्रेस्ट टॉपिक क्यों छोड़ें। ब्रेस्ट का ध्यान रखना, इसके भी 2 मेजर ट्यूमर मार्कर होते हैं। सबसे पहला होता है CEA 15-3, ठीक है। दूसरा होता है BRCA 1 या फिर सेकंड, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है। ये जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्यूमर मार्कर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज यूज्ड इनटू क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो सबको पता है लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में बोले तो -321 फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर्स इज। देखो, स्मोकर्स में ये चारों ही टाइप के कैंसर हो सकते हैं, मगर जब नॉन स्मोकर की बात की जाती है ना तो ध्यान रखना, लिख के रख लेना, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा दिखता है नॉन स्मोकर्स में। कार्सिनोमा किस चीज़ का कैंसर है, ये आपका ग्लैंडुलर कैंसर होता है, ठीक है। जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी लाइंस जो होती है ऑर्गन्स की, उस पर फैलता है। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। देखो, हमें पता है कि कहीं भी कैंसर हो तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन क्या होता है, मेटास्टेसिस का लंग होता है। बट अगर लंग में ही कैंसर हो जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस की क्या होगी, किडनी होगी, स्टमक होगी, लिवर होगी, या फिर स्प्लीन होगी। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन C, लिवर। कि अगर लंग कैंसर होता है तो सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन होता है या फिर कॉमन साइट होती है मेटास्टेसिस की, वो आपका लिवर होता है, ठीक है। चलिए, लीस्ट एमिनेबल टू स्क्रीनिंग इज, कि अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो सबसे कम जो होता है मान्यता जो होती है, मतलब जो शो होता है स्क्रीनिंग में, वो क्या होगा, ब्रेस्ट, ओरल कैविटी, सर्विक्स या फिर लंग। अब सबको पता है कि सर्विक्स, ब्रेस्ट और ओरल कैविटी को हम इजीली स्क्रीन कर सकते हैं, मगर जो लंग होता है ना, वो लीस्ट होगा, क्योंकि इसको स्क्रीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेड नेक कैंसर्स इज लिम्फ नोड मेटास्टेसिस लीस्ट कॉमन। सबसे लीस्ट कॉमन की बात की जाए कि टंग, हार्ट पैलेट, बकल म्यूकोसा या फिर लोअर एल्वियोलस जो होता है, इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे कम मेटास्टेसिस उसमें हो सकता है। तो इसका ऑप्शन C होगा। ध्यान रखना, बकल म्यूकोसा में काफ़ी लीस्ट कॉमनली चांस कम होते हैं इसमें फैलने के, बाकी टंग, हार्ट पैलेट या फिर लोअर एल्वियोलस में काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं हेड या नेक कैंसर के, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी इज मोस्ट ऑफन मीडिएटेड बाय। हाइपर कैल्सीमिया की बात की जाए दोस्तों तो इसका सीधा इससे आंसर आता है IL-6। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, IL-6 जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किसको, वो स्टिमुलेट करते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को। उससे क्या होता है, उससे आपका हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है। चलिए, ड्रग यूज्ड फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर, तो हम सबको पता है टोमेक्सोफेन सिस्ट्रेट होता है इसका आंसर, है ना। ये ड्रग यूज़ की जाती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट ध्यान रखना कि एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर DVT, है ना, या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, है ना, ये इसके कुछ आंसर हो जाते हैं, सॉरी, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इस मेडिसिन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल आर रिमूव्ड इन रेडिकल मेस्टेक्टोमी एक्सेप्ट। देखो, इसमें कुछ ऑप्शंस में गलतियाँ हुई थी, बट मैं आपको बताऊं कि इसकी जगह इसमें ऑप्शन होना चाहिए क्या, सुप्रा क्लेविकुलर नोड, और परफोरेशन की जगह इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से कौन सी रेडिकल मेस्टेक्टोमी में
रिमूव होगी एक्सेप्ट पूछा गया है। देखो रेडिकल मैस्टेक्टोमी होती क्या है कि ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं सारे आसपास के, लिम्फ नोड्स होते हैं आसपास के, है ना, उन सबको रिमूव किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना इन सबको रिमूव किया जाएगा एक्सेप्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड जो होता है ना, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टडीज इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज डन इन ऑन, कि अगर हमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होता है उसको स्टडी करनी है कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, तो वो कैसे होगा, ब्लड, यूरिन, ट्यूमर टिश्यू या फिर ओवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूरिन। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायरॉइडेक्टोमी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, थायरॉइडेक्टोमी की गई है टोटल, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान रखना। हॉर्सनेस होगी, हेमोरेज होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी या फिर हाइपरकैल्सीमिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक्सेप्ट का हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि अगर थायरॉइडेक्टोमी होती है तो उसमें क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, चलिए। इन द पोस्ट ऑपरेटिव रूम आफ्टर थायरॉइड सर्जरी पेशेंट डेवलप्ड breathlessness and the wound was seen bulging with blood stained. What would be the first thing to do? देखो पेशेंट जो होता है ब्रेथलेस हो रहा है, ठीक है, और जो वाउंड है वो बल्ज हो रहा है ब्लड स्टेन से, तो सबसे पहले क्या हो करेंगे, ट्रैकेस्टोमी, लेरिंजोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन, क्रेकोथायरोडोक्टोमी, थायरोटोमी सॉरी, या फिर रिमूव द स्टिच एंड टेक द पेशेंट टू ओटी। देखो इसमें प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो करेक्ट ऑप्शन डी है कि स्टिच को रिमूव करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो बल्जिंग हो रही है उस बल्जिंग की वजह से प्रेशर किस पे, विंड पाइप पे पड़ेगा, और तभी ब्रेथलेसनेस हो रही है पेशेंट को। अगर हम स्टिचेस को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वो जो प्रेशर है जो ब्लड की वजह से और बल्जिंग हो की वजह से बढ़ रहा है, वो प्रेशर रिमूव होगा, उससे क्या होगा, एयरवे पे प्रेशर कम पड़ेगा और पेशेंट को ब्रेथ आने लगेगी और तुरंत पेशेंट को ओटी ले जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी देयर वॉज 50 ml बाइल आउटपुट फ्रॉम द ड्रेन ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। तो मैनेजमेंट की क्या जाएगी भैया, भाई मैनेजमेंट करनी क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसमें साफ साफ लिखा है फर्स्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव डे है, 50 ml बाइल जो है वो नॉर्मल ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, अगर उस बार बार सेकेंड डे में भी आता है तब हम कुछ ना कुछ इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, एज ए नर्स हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एनास्टोमोसिस आर डन इन विपल प्रोसीजर एक्सेप्ट। देखो विपल प्रोसीजर होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो स्टमक हो गया है ना, जो डुओडेनम होती है, गॉल ब्लैडर होता है, बाइल डक्ट होती है ना, और जो एसोसिएटिव जो लिम्फ नोड्स हो गए और पैनक्रियाज हो गए, हेड ऑफ जो खासकर पैनक्रियाज होता है, उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट स्टमक जो होता है और जो जेजुनम होती है उनको एनास्टोमोसिस किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो एक्सेप्ट पूछा गया है वो आपका जेजुनोस्टोमी होगा। क्यों, क्योंकि जेजुनम को जेजुनम से तो मिलाएंगे नहीं, है ना, तो बाकी तीनों इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग जॉन्डिस इन ए मिडल एज्ड या एल्डरली मैन, कि फ्लक्चुएटिंग जॉन्डिस की बात की है दोस्तों, है ना, तो किस वजह से होगा, पेरिएम्पुलरी कैंसर, कोलेडोकल सिस्ट, लिवर फ्लूक इन्फेस्टेशन या फिर कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज। तो ध्यान रखना इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेरिएम्पुलरी कैंसर की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि पेरिएम्पुलरी कैंसर जब होगा ना, तो हम सबको पता है पेरिएम्पुलरी कैंसर जब बढ़ेगा तो वो किसको, बाइल डक्ट जो आ रही होती है उसको कंप्रेस कर देगा, उसकी वजह से जो फ्लो है बाइल जूस का, है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उस वजह से जॉन्डिस जो है वो होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिक अल्सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60-year-old मैन सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट कोलोन कैंसर प्रेजेंटेड विद एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड द ट्रीटमेंट इज। देखो साफ सीधी बात है, अगर लेफ्ट कोलोन कैंसर से है और एक्यूट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन आएगा, प्राइमरी रिसेक्शन करेंगे और हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे। हार्टमैन प्रोसीजर कुछ नहीं होता, हार्टमैन प्रोसीजर का मतलब ये है कि हम जो कोलोन होता है ना, उसको रिमूव कर देते हैं, जो अफेक्टेड कोलोन होता है। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, कोलेक्टमी करेंगे, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज,
मोस्ट रेडी, देखो सबसे आप सी बात है, हमें पता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं या फिर ओवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से भी कौन सा जो ट्यूमर है वो सेंसिटिव होगा। ठीक है, सेमिनोमा होगा, टेरेटोमा होगा, इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर होगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेमिनोमा। ठीक है, सेमिनोमा मतलब क्या होता है कि कैंसर हो जाना किसमें, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स वो ही जो आपका स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, उनका कैंसर हो जाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस कॉजिंग हेड एंड नेक कैंसर, करेक्ट ऑप्शन है ईबीवी। ईबीवी क्या है आपका, एप्स्टीन बार वायरस है ना, जो क्या लिम्फोमा भी कराता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसना विद कीमोथेरेपी एजेंट्स हेल्प्स इन, देखो मेसना जो होती है, ध्यान रखना, वो हम कुछ खास मेडिसिन के साथ देते हैं। ठीक है, जैसे कि आइफोफोस्मेवाइड और भी एक दो होती हैं। क्यों, क्योंकि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस वो बचाती है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस मतलब ब्लीडिंग होती है आपके ब्लैडर में। ठीक है, तो साफ सीधा ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिक सेल्स। जो यूरिक सेल्स जो फॉर्म हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करती है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योर पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ड्राई माउथ विद स्वेलिंग डिफिकल्टी, देखो ड्राई माउथ हो रहा है, स्वेलिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कैन प्रोड्यूस दीज साइड इफेक्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द अबव कंडीशन। देखो साफ सी बात है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स ही ये होते हैं कि क्या, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, स्वेलिंग डिफिकल्टी, ये सब ये करवाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा, है ना, हॉजकिन्स लिम्फोमा है तो कौन से एरिया इन्वॉल्व होंगे, बैक, चेस्ट, नेक या ग्रोइन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका नेक होगा, है ना, क्योंकि जो लिम्फोमा मतलब लिम्फ नोड्स में काफ़ी ज़्यादा जो हॉजकिन्स है वो फैलता है ना, तो नेक उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सार्कोमा। ठीक है, और कार्सिनोमा की बात की जाए तो ध्यान रखना कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की जब बात आती है तो इसको कार्सिनोमा बोलते हैं, ध्यान रखना। ग्लूकोमा तो कैंसर होता ही नहीं है। और अगर बात की जाए ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा मतलब बोन का कैंसर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, देखो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के लिए सजेस्टेड जो सर्जिकल इंटरवेंशन बात की जाए ना तो वो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी होती है कि भैया जो प्रोस्टेट है उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स हो गए और जो प्रोस्टेट है पूरा उसको रिमूव कर देना। ठीक है, विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ पोरेस्ट प्रोग्नोसिस गिवन बिलो, कि इनमें से जो कैंसर दे रखा है उसकी सबसे पोरेस्ट प्रोग्नोसिस, भाई कि मतलब अगर ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे कम प्रोग्नोसिस करने वाला कौन सा कैंसर होगा, ल्यूकेमिया होगा, पैनक्रियाटिक कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा या फिर लिम्फोमा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, पैनक्रियाटिक कैंसर। ध्यान रखना, ज़्यादातर हेड ऑफ जो पैनक्रियाज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ही कैंसर होता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर सर्जरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर का कौन सा फीचर होता है। देखो इसमें कुछ ऑप्शन उल्टे सीधे हैं, अगर मैं आपको बिनाइन ट्यूमर के कुछ फीचर्स बता दूं तो सबसे पहला होता है स्लो ग्रोथ, दूसरा होता है कैप्सुलेटेड, जो होता है कि कैप्सूल में फॉर्म रहता है ना, और सेल जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट होता है सेल्स का, साथ में उसका मेटास्टेसिस नहीं होता, मतलब वो फैलता नहीं है ना। तो ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, द पेशेंट विद कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि भैया जो प्लेटलेट लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। नर्स आइडेंटिफाइज विच इंटरवेंशन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या दी जाएगी प्लान ऑफ केयर में, एम्बुलेशन,
3 टाइम्स ए डे, मॉनिटरिंग ऑफ फॉर पैथोलॉजिकल, मॉनिटरिंग ए प्लेटलेट काउंट फैक्टर्स, या फिर मॉनिटरिंग टेम्परेचर। साफ सीधी बात है, जब पता है कि प्लेटलेट्स ही कम होती है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, तो हमें प्लेटलेट काउंट जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स में डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप उस पर डाल सकते हैं अपना कमेंट। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।